बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक पोइम की जो फर्स्ट ईयर इंग्लिश इलेक्टिव में की बुक में मौजूद है और पोइम का टाइटल है एवरीवन सैंग। पब्लिश हुई थी 1919 में और इसमें जो सारा सिनेरियो है जिसके बारे में डिस्कशन की गई है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में है। और हमें पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 टू 1918 तक का जो पीरियड है उसको हम क्या नाम देते हैं जी? उसको नाम देते हैं वर्ल्ड वॉर का। और यहाँ एक बात और भी आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि ये जो पोइट है हमारे पास सिगफ्रीड सैसोन, ये ट्रेंच पोइट्स वन ऑफ द ट्रेंच पोइट्स। और ये कौन से पोइट्स हैं? ट्रेंच पोइट किन को टाइटल दिया गया, ये टर्म किन के लिए काइन की गई थी? वो उन लोगों के लिए जो क्या थे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 18 के दरमियान में जिन्होंने पोइट्री लिखी, उनको क्या टाइटल दिया गया था? ट्रेंच पोइट्स का नाम दिया गया था, टाइटल दिया गया था। और उनमें सिगफ्रीड सैसोन जो है ये मतलब उन 3 पोइट्स में इसका शुमाल होता है या इंक्लूडेड है। उनमें E.W. टेनेंट और विल्फ्रेड ओवन और सिगफ्रीड सैसोन, ये 3 पोइट्स थे जो इस दौरानिए में लिखा, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरानिए में। और क्या हुए जी? फेमस हुए किस टाइटल से? ट्रेंच पोइट्स के टाइटल से। तो देखते हैं कि कब पैदा हुआ और कब इनकी डेथ हुई। इस पोइट की 8 सितंबर 1886 में पैदा हुआ था और 1 सितंबर 1967 में इसकी क्या हुई जी? डेथ हुई। Everyone Sang by Siegfried Sassoon is a moving poem about the joy experienced at the end of World War I. Knowing that the horrors of the war are over, the world sang out with the joy of a newly uncaged bird. जैसे कोई परिंदे को केज में बंद हो और फिर उसके बाद उसको आज़ादी मिले और वो खुशी के साथ लहलहाता भी है और चिरपिंग भी करता रहता है, तो इसी तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो दुख थे, जो हॉरर्स थे, जो ट्रेंचेस थी, वो सब ख़त्म हुई। और उसके बाद जो है ये जो पोइम है ये लिखी गई। तो इसलिए इसको क्या किया गया? एवरीवन सैंग, हर किसी ने गाया। ठीक है, टाइटल भी आपके सामने है जी पास्ट में, एवरीवन सैंग। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ एवरीवन सैंग? क्या थीम है इसका? द थीम ऑफ दिस पोइम इज रिलीफ। दिस रिलीफ कम्स एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड द वर्ल्ड वाइड जॉय एक्सपीरियंस्ड knowing that the war is over. The poet uses several examples of imagery in this piece to convey the theme, but readers also have to understand his broader allusion to the conflict. सेकेंड हमारे पास क्या चीज़ है? व्हाट इज़ द टोन? इसका टोन क्या है पोइम का, एवरीवन सैंग का? द टोन इज वन ऑफ जॉय एंड रिलीफ. This can be seen through the lines in which the speaker discusses other people's feeling and their own. In the second stanza, the poet uses a first-person pronoun my. This is the only time they acknowledge their own experience, and it is quite brief. They say that their heart was shaken with tears. These are tears of joy, not of sorrow. बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि खुशी के दौरान में भी क्या होना शुरू हो जाता है जी? आंसू निकलते हैं, और जिनको क्या नाम दिया जाता है? टेयर ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का आंसू या खुशी के आंसू जो है। तो ये टोन इसकी आपको क्या है जी? इसमें नज़र आएगी। स्ट्रक्चर क्या चीज़ है पोइम का एंड फॉर्म क्या है? एवरीवन सैंग बाय सिगफ्रीड सैसोन इज अ 2 स्टांजास पोइम।
यानी इसमें हम देखेंगे कि 2 स्टांजा हैं इस पोइम में, दैट इज मेड अप ऑफ सेट ऑफ 5 लाइन्स, यानी 5 लाइन्स का एक स्टांजा है और दूसरा स्टांजा जो है वो क्या है 5 लाइन्स का। तो इस तरह से 2 स्टांजा और 10 लाइन्स, और इनको क्या कहा जाता है, यानी इस किस्म की जो पोइम होती है उसको कहा जाता है क्विंटेंस पोइम। क्या कहा जाता है जी? क्विंटेंस। द स्टांजास फॉलो द राइम स्कीम ऑफ ABCBB, यानी AB और फिर उसके बाद C अलग लाइन है, फिर क्या चीज़ है, चौथी और 5वीं लाइन जो है वो दूसरी लाइन के साथ टैली करती है। चेंजिंग साउंड्स इन द सेकेंड सेट ऑफ लाइन, द पोइट चूज not to use a specific rhyme scheme when writing these 2 stanzas, although some of the lines are similar in length, in general they vary, यानी चेंज होती रहती हैं। लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या इसमें इस्तेमाल की गई हैं थ्रू आउट दिस पोइम? द पोइट मेक्स यूज ऑफ सेवरल लिटरेरी डिवाइसेस, दीज इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू enjambment can be seen when the poet cuts off a line before its natural stopping point. For example, the transition between lines 2 and 3 of the first stanza. Caesura can be seen when the poet inserts a pause into the middle of a line. This can be accomplished through the use of punctuation or through a natural pause in a line. For example, orchards and dark green fields, on and out of sight. ये जो है आपको लाइन मिलेगी और इसको क्या नाम दिया जाएगा? सेसोरा का नाम दिया जाएगा। इमेजरी देखी जा सकती, कैन बी सीन व्हेन द पोएट यूजेस particularly interesting descriptions. These should trigger the reader's senses. For example, my heart was shaken with tears and horror. देखें heart जो है ये भी क्या चीज़ है? एक imagery है, tears भी imagery है। Alliteration occurs when the poet repeats the same consonant sound at the beginning of multiple lines. Alliteration को जहन में रख लें कि alliteration जो होता है consonant sound की repetition होती है, और assonance जो होता है वो क्या होता है जी? vowel sound की क्या चीज़ होती है? repetition होती है, उसको assonance कहा जाता है। और alliteration जो होती है वो किस चीज़ की repetition होती है? किस चीज़ के हवाले से होती है जी? consonant sound के हवाले से होती है। consonant sound at the beginning of multiple lines. For example, suddenly and singing. देखें suddenly में S और singing में भी S in line 1. Line 4 of the first stanza is another good example. अब आते हैं हम पोइम के स्टांजा फर्स्ट की तरफ। Everyone suddenly burst out singing. अब देखें हमने बात की यहीं पर alliteration की, सडनली एंड सिंगिंग, ये एक ही लाइन की वर्ड्स हैं 2 और उनको एक ही किस चीज़ से जी? वर्ड लेटर से शुरू किया गया, और वो कौन सा है जी? कंसोनेंट, यानी लेटर है और साउंड भी उनकी क्या बन जाएगी? कंसोनेंट। एवरीवन सडनली बर्स्ट आउट, हर कोई अचानक से तेजी के साथ गाना शुरू कर दिया, हर किसी ने। एंड आई वॉज फिल्ड विद सच डिलाइट, एंड आई वॉज फिल्ड और मैं भर गया, विथ सच डिलाइट इस किस्म की खुशी के साथ। एज प्रिजन बर्ड्स मस्ट फाइंड इन फ्रीडम, जैसे यहाँ पर देखें अब पैरेललिज्म है, एज का इस्तेमाल आ गया है। एज प्रिजन्ड, जैसा कि कोई केज्ड बर्ड्स, जैसे कोई क्या किया हुआ? केज बर्ड को अनकेज कर दिया गया हो, यानी उसको फ्री कर दिया गया हो, फ्रीडम दे दी गई हो। एज प्रिजन बर्ड्स मस्ट फाइंड इन फ्रीडम विंगिंग वाइल्डली अक्रॉस द वाइट, और क्या करता हुआ? उड़ता हुआ, विंगिंग पर फैलाता हुआ, पर से क्या करता हुआ? आवाज़ें निकालता हुआ, वाइल्डली अक्रॉस द वाइट, और वो तेज़ी से क्या होता है जी? वहाँ से चला जाता है। ऑर्चर्ड्स एंड डार्क ग्रीन फील्ड्स, ऑन एंड आउट ऑफ साइट। ऑर्चर्ड्स बगीचे, एंड डार्क ग्रीन और घने सब्ज किस्म के फील्ड्स में, ऑन एंड आउट ऑफ साइट चला जाता है, और क्या? उड़ता चला जाता है, उड़ते उड़ते क्या हो जाता है? आउट ऑफ साइट, हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है, आउट ऑफ साइट। अब ज़रा देखते हैं कि इन लाइंस में
क्या चीज़ है जी? इन द फर्स्ट आंसर ऑफ द पोएम द स्पीकर बिगिंस बाय एक्नॉलेजिंग, क्या करता है जी? एक्नॉलेज करता है दैट सडनली एवरीवन स्टार्टेड टू सिंग. The singing came upon this group of people as if it was a surprise. This is seen by the poet's use of the word burst. बस तेजी के साथ, जल्दी के साथ क्या होना जी? इसको निकलना. It was not mournful singing. और ये कोई किसी किस्म की कोई mournful singing नहीं है, किसी किस्म का कोई मातम नहीं है, ठीक है ना, लेमेंटेशन नहीं है किसी किस्म की. इधर द स्पीकर सेज, बल्कि स्पीकर ये कहता है इट वॉज इनफैक्ट, हकीकत में ये बात है कि फील्ड विद सच डिलाइट, ये खुशी की वजह से जो सिंगिंग हो रही है ये किसी किस्म का कोई मातम नहीं है, किसी किस्म की कोई लेमेंटेशन, रेग्रेशन, किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं है, बल्कि क्या है? खुशी है. Between the second and third lines of the first answer, the poet makes use of a simile as. This is seen through a comparison using the word as. The speaker says that everyone was filled with a delight. हर किसी को खुशी मिल गई है. Everyone filled with happiness. हर कोई खुशी से क्या हो गया है जी? लिब्रेज हो गया है. Everyone was filled with a delight that is comparable to what prison birds must find in freedom. यानी जिस तरह से कोई प्रिजन बर्ड को, केज्ड बर्ड को क्या मिल जाती है जी? आज़ादी मिल जाती है, तो वो फील करता है. बिल्कुल इसी तरह से हम जंग के शिकंजे में थे, जंग से निकले हैं तो हम आज़ादी में आ गए हैं. मतलब he is comparing their joy to the heart of a creature in prison for all its life for reasons unknown and it then being let loose. जैसे उसको क्या कर दिया गया हो? लूज कर दिया गया हो, फ्री कर दिया गया हो. तो ये फर्स्ट आंसर, और उसकी थोड़ी सी जो है क्या की गई है, हमने वजाहत की है. रीडर्स हु आर फेमिलियर विथ सेसोन वर्क्स एंड द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच ही वॉज राइटिंग विल हैव नो ट्रबल कनेक्टिंग दिस पोइम टू द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. The joy that the people express in the first and second stanzas is about the end of the war and the dissipation of the horror they had lived with for so long. The image of dark green field is a wonderful contrast. Dark green fields is a wonderful contrast against the fields of trenches. अभी मैंने बताया आपको कि ये जो पोइट है, वन ऑफ द ट्रेंच पोइट्स, ये मैं बता चुका हूँ आपको. तो दैट आर ऑफन डिपिक्टेड इन अदर पोएम्स रिटन अबाउट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. नाउ रादर देन बीइंग फिल्ड विद द हॉरर्स ऑफ वॉर, दे आर फिल्ड विद वाइट ऑर्चर्ड्स एंड द मेटाफोरिकल बर्ड्स सिंगिंग अबाउट देयर फ्रीडम. स्टांजा सेकंड में देखिए, एवरीवन्स वॉइस वाज सडनली लिफ्टेड. हर किसी की आवाज़ अचानक से क्या होना शुरू हो गई है? बुलंद होना शुरू हो गई है. एवरीवन्स वॉइस वाज सडनली, क्या होना शुरू हो गई थी? अचानक से लिफ्टेड, बुलंद होना शुरू हो गई थी. एंड ब्यूटी केम लाइक द सेटिंग सन, और बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरती पैदा हो गई थी जैसा कि क्या होती है? लाइक द सेटिंग. फिर यहाँ पर लाइक, वहाँ पर हमने बात की है एस के हवाले से, यहाँ पर अब लाइक के बाद सिमिली, दोबारा सिमिली पेश की गई है. एंड ब्यूटी केम, और ब्यूटी उसी तरह से आ गई है. लाइक द सेटिंग सन, जिस तरह से सूरज गुरूब होते हुए खूबसूरती होती है, उसी तरह से क्या है जी? यहाँ पर भी खूबसूरती. माई हार्ट वॉज शेकन विद टीयर्स एंड हॉरर. अब यहाँ पर टीयर्स है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हॉरर. हॉरर ड्रिफ्ट अवे, ओ बट एवरीवन was a bird and the song was wordless, the singing will never be done. यानी ऐसी खुशी जिसको लफ्जों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. was a bird and the song was wordless. wordless मतलब जिसमें किसी किस्म की क्या चीज नहीं है, कोई लफ्ज नहीं है. the singing will never be done, और इन अल्फाज यानी उस खुशी की कोई इंतहा ही नहीं है जिस खुशी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है. तो इसको देखते हैं, अब जरा इसकी थोड़ी सी एलेबोरेशन देख लेते हैं. देयर इज एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ जक्सटापोजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड स्टांजा एज द पोएट कंपेयर्स द लिफ्टेड साउंड ऑफ एवरी वन्स वॉइस टू द सेटिंग सन. द वॉइसेस आर गोइंग अप एज द सन इज गोइंग डाउन. अब देखिए दो चीजें क्या की गई हैं, एक
ऊपर हो रही और एक नीचे. The voices are going up as the sun is going down, but the speaker connects them through their beauty. The speaker, like the people singing, is having trouble putting into words exactly how he feels. He is using similes, imagery to suggest what he is feeling, but it is hard to grasp. लेकिन इसको समझना जरा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है. He notes directly that his heart was shaken with tears. The horror that he felt before drifted away. This is a beautiful image that is emphasized through the use of an ellipse. In the middle of the fourth line of the second stanza, he makes visual the disappearance of past fear he felt. जो past में जो एक खौफ था उसका, जो उसने महसूस किया था, वो क्या कहते हैं, disappearance, उसको क्या किया गया है, vanish कर दिया गया है. And that everyone felt, और हर किसी ने महसूस किया था. The poem concludes with the bird imagery returning. ख़त्म करते हुए, यानी वो अपनी बात को कंक्लूड करते हुए द बर्ड इमेजरी के साथ रिटर्निंग. हियर द स्पीकर सेज दैट एवरीवन वाज अ बर्ड, यानी मतलब एक क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है जैसे कोई क्या हो कि हर चीज़ या हर बंदा जो है वाज अ बर्ड. द पीपल सैंग इन अ वे दैट दे कुड अंडरस्टैंड बट दैट वाज वर्डलेस, यानी लोग समझते हैं लेकिन ऐसी खुशी है जिसको वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता. इट वॉज एन अनस्पोकन जॉय, ऐसी खुशी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सके, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. दैट इज गोइंग टू लास्ट थ्रू आउट टाइम, जो कि क्या होगा अब पूरी थ्रू आउट द टाइम, पूरी एक टाइम के साथ क्या होगी, वहीं पर उनके साथ रहेगी. दिस कनेक्ट्स टू द पोइट्स यूज ऑफ द लाइन द सिंगिंग विल नेवर बी डन. सिंगिंग कभी भी क्या नहीं होगी, मुकम्मल नहीं होगी. रीडर्स विल लाइकली इमीडिएटली कनेक्ट, क्या करता है, कनेक्ट करते हैं किस चीज को, द इमेज ऑफ अ सिंगिंग बर्ड को टू द रेपिटेटिव राइम थ्रू आउट दिस पोइम. इट वॉज सर्टेनली द poet's intent to make these two stanzas sound song like. इसी तरह से जैसे कोई क्या हो जी, सॉन्ग हो, किसी किस्म का कोई गीत हो, उसको क्या कर रहा है, इन दो स्टांजास में क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है. तो ये थी हमारी आज की पोइम जिसके बारे में हमने बात की, एवरीवन सैंग. मैंने बताया आपको कि ये जो पोइट था सिगफ्रीड सैसोन, इसको वन ऑफ द ट्रेंच पोइट्स में इसको कंसीडर किया जाता है. और ट्रेंच पोइट्स के हवाले से मैंने बताया है आपको, वो लोग जिन्होंने क्या किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान में 1914 to 18 क्या किया है जी, उस दौरान में जो पोइट्री लिखी गई थी उन पोइट्स को या तो वॉर पोइट्स का नाम दिया गया था या फिर क्या नाम दिया गया था, ट्रेंच पोइट्स का नाम दिया गया था. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पोइम की समझ आई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी भी पोइम में हम आपसे मिलेंगे. तब तक अल्लाह हाफिज़.